So hello everyone, welcome back to my channel. This is Viraj Shah and you are watching Viraj Study Point. तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय समझना है, यानी इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझना है। तो इसके अंदर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो पहला टॉपिक है, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को समझेंगे एंड इसे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आदर्शवाद और यथार्थवाद, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ सकते हो। तो आइए बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग के बारे में। तो स्टार्टिंग में इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए जो हमारा आदर्शवाद कॉन्सेप्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहता है। हालांकि उस टाइम यथार्थवाद कॉन्सेप्ट भी रहता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता। इसके बाद हम देखते हैं जब हंस मार्गेथाऊ आते हैं तो वो यथार्थवाद को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके अलावा आदर्शवाद की काफ़ी ज़्यादा आलोचना करते हैं, जिसकी वजह से जो यथार्थवाद कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। इसके अलावा जो हंस मार्गेथाऊ हैं वो यथार्थवाद के 6 नए सिद्धांत देते हैं। अब ये हंस मार्गेथाऊ कौन है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हंस मार्गेथाऊ जर्मन के एक नागरिक रहते हैं जो कि हिटलर की तानाशाही की वजह से अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। एंड वहाँ पर वो इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी करते हैं एंड इसके बाद वहाँ के वो टीचर ही बन जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो जो हंस मार्गेथाऊ है वो एक राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो यथार्थवाद कॉन्सेप्ट है उसमें भी थोड़ी सी कमियाँ रहती है, जिसे दूर करते हैं केनेथ वोल्ट। एंड यथार्थवाद की कमियों को दूर करके केनेथ वोल्ट एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं जिसे हम कहते हैं नव यथार्थवाद। अब हम इसे नव यथार्थवाद क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये यथार्थवाद का ही एक रूप है। यानी कि जो केनेथ वोल्ट है उन्होंने यथार्थवाद के अंदर ही कुछ चेंजेस किए, कुछ मॉडिफिकेशन किए एंड उसके बाद वो एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आए जिसे हम कहते हैं नव यथार्थवाद। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हम इसे नव यथार्थवाद कहते हैं। तो इस पिक्चर की मदद से आप इजीली रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच डिफरेंस समझ सकते हो, जिसमें जो रियलिज्म वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहता है कि तुम्हारे हाथ में बॉम्ब है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, अदरवाइज ये बॉम्ब फटने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि कहाँ है बॉम्ब, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन में है। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हो कि जो रियलिज्म वाले व्यक्ति होते हैं वो रियलिटी की बातें करते हैं और जो आइडियलिज्म वाले व्यक्ति होते हैं वो आइडिया की बात करते हैं, यानी कि इमेजिनेशन की बातें करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो आइडियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर व्यक्ति के विचार को दिखाया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है उसके थॉट को दिखाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो रियलिज्म कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमें रियलिटी को दिखाया जाता है, यानी कि वास्तविकता को दिखाया जाता है। इसे आप एक एग्जाम्पल के मदद से ही समझ सकते हो, जिसमें जो आइडियलिज्म वाले जो व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया अच्छी है और काश ऐसा होता कि पूरी दुनिया में ना तो कोई लड़ाई होती, ना तो कोई झगड़ा होता, और ना तो कोई असमानता होती, ना तो कोई गरीबी होती। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रियलिज्म क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो रियलिज्म ये सोचते हैं कि रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, रियलिटी में तो लड़ाई होनी है और गरीबी बढ़ती जा रही है। ये रियलिटी की बातें करते हैं, यानी कि आप इससे इसके बीच डिफरेंस समझ सकते हो। तो आइए हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो इसे बेसिकली आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमसे सिंपली ये पूछा जाता है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद में डिफरेंस बताइए। एंड सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परंपरागत और यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि सिंपली ये पूछा जाता है कि जो मार्गेथाऊ ने हमें यथार्थवादी सिद्धांत बताए उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। और ये और अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर सेम होगा। एंड जो आपसे थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नव यथार्थ पे, यानी कि जो केनेथ वोल्ट ने नव यथार्थ सिद्धांत दिए उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे सिंपली ये पूछा गया था कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच डिफरेंस को बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आदर्शवाद और यथार्थवाद ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो आइए एक एक करके इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अर्थ के बारे में। तो जो आदर्शवाद है वो ये दिखाता है कि स्थिति क्या हो सकती है, यानी कि जो आदर्शवादी है वो ये सोचते हैं कि क्या होना चाहिए और ये कैसी दिखती है, और उनका मानना है कि वास्तविकता एक मानसिक रचना है। अर्थात यथार्थवाद का अर्थ है चीज़ों को उस रूप में देखना जैसा व्यक्ति चाहता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि व्यक्ति जैसा चाहता है उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना आदर्शवादी कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब उसी को हम यथार्थवादी के कॉन्सेप्ट से समझे तो ये क्या कहते हैं, जो यथार्थवादी है वो वास्तविक स्थिति क्या है उसे बताते हैं, यानी कि यह स्थिति को वास्तविक दृष्टिकोण में दिखाता है कि रियलिटी क्या है उसे बताता है यथार्थवाद। अब अगर हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो आदर्शवाद शब्द ग्रीक विचार से आया है जिसका अर्थ क्या होता है, एक नया विचार। और वहीं अगर हम रियल की बात करें तो ये जो शब्द है ये मध्यकाल से लिया गया है जिसका मतलब होता है कुछ अलग। अब अगर हम विश्वासकर्ता की बात करें, बिलीवर की अगर हम बात करें, तो जो आदर्शवाद में बिलीव करता है उसे हम आदर्शवादी कहते हैं। इसी तरीके से जो यथार्थवाद में बिलीव करता है उसे हम यथार्थवादी कहते हैं। अब अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो आदर्शवाद की स्थापना प्लेटो ने की थी, और वहीं अगर हम यथार्थवाद की बात करें तो उसकी स्थापना अरस्तू ने की थी। तो आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता के लिए संघर्ष। तो आइए हम देखते हैं कि सत्ता यानी कि पावर को हासिल करने के लिए जो भी संघर्ष किए जाते हैं उस पर आदर्शवादी और यथार्थवादी के क्या विचार हैं। तो आदर्शवादी के अनुसार जो सत्ता के लिए संघर्ष किए जाते हैं वो इसको अस्वाभाविक मानते हैं और अनुचित मानते हैं, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जितने भी जो मनुष्य हैं, जितने भी जो ह्यूमन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वो सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करते, तो यानी कि ये एक अनुचित बात है। एंड इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि मनुष्य को सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आदर्शवादी है वो ये सोचते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि चाहिए के सेंस में रहते हैं। अब वहीं अगर हम यथार्थवादी की बात करें तो ये हमें रियलिटी की बात बताते हैं। अब ये कहते हैं कि जो सत्ता के लिए संघर्ष है वो स्वाभाविक है, यानी कि ये ह्यूमन का नेचर है, यानी कि मनुष्य का ये नेचर ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है, काफ़ी ज़्यादा लालची है, और वो सत्ता के लिए यानी कि पावर को गेन करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। एंड इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो राष्ट्र है वो पावर, डोमिनेंट पावर के लिए प्रयत्न करता रहता है कि उसके पास डोमिनेंट पावर आ जाए, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता की भूमिका। तो आदर्शवादी का क्या मानना है कि हम नैतिक सिद्धांतों के द्वारा युद्ध, भुखमरी और असमानता को रोक सकते हैं। अब इस पे यथार्थवादी क्या कहते हैं कि यथार्थवादी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें इसका कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति बनाए रखने के तरीके। अब इस पे आदर्शवादी क्या कहते हैं कि हम इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू विश्व में शांति कायम कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम यथार्थवादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या कहते हैं कि जो रूल्स एंड जो रेगुलेशंस है उन्हें कोई भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को केवल शक्ति से ही सुलझाया जा सकता है। अब यानी कि ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल में अगर हमें शांति बना के रखनी है तो ये तभी हो सकता है जब कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करे और उसे अपने अधीन बना ले, जिससे ना तो कोई दो देश होंगे ना तो कोई दो राष्ट्र होंगे। एंड इससे क्या होगा, जो युद्ध है विश्व में शांति बनाई जा सकती है और युद्ध को कम किया जा सकता है, क्योंकि जब कोई दो देश ही नहीं होंगे तो उसमें लड़ाई क्या होगा, इनके अकॉर्डिंग ये कहना है। तो इसका लास्ट पॉइंट है मानव प्रकृति। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण में जो मानव की प्रकृति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानकर चलते हैं। तो वहीं अगर हम यथार्थवादी की बात करें तो ये इसके ठीक विपरीत है। यथार्थवादी के दृष्टिकोण के अनुसार जो मानव है वो स्वभाव में अंतर्निहित विरोधों के कारण नैतिक मान्यताओं पर विश्व समाज का जो संचालन है वो पूरी तरीके से असंभव है। तो अगर मैं मार्गेथाओं के यथार्थवादी विचार को एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों को पूरा करने के लिए पावर का यूज़ करता है। तो अगर मैं मार्गेथाऊ के यथार्थवादी विचारों को आपको सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करूं तो मार्गेथाऊ हमें ये बताना चाहते हैं कि हर एक राष्ट्र पावर को हासिल करना चाहता है, और मार्गेथाऊ के अनुसार हर एक राष्ट्र को पावर के लिए संघर्ष करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। इसके अलावा मार्गेथाऊ हमें ये बताते हैं कि हर एक राष्ट्र का जो पहला उद्देश्य होता है वो उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। एंड इसके अलावा जितने भी जो राष्ट्र होते हैं वो दूसरे राष्ट्रों से जो भी संबंध बनाते हैं, जो भी रिलेशन बनाते हैं, उसके अंदर भी हर एक राष्ट्र का
पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उनके राष्ट्र हितों की पूर्ति होनी चाहिए, यानी कि उनका प्रॉफिट होना चाहिए। इसी के साथ ही जितने भी जो राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ जो भी संबंध बनाते हैं, जो रिलेशन बनाते हैं, ताकि मुसीबत में वो उनकी मदद कर सकें। एंड इसी के साथ ही जो हंस मार्गेथाऊ हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में यथार्थवादी के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, यानी कि उनका वर्णन किया है। तो आइए एक एक करके उन सभी सिद्धांतों को समझते हैं। तो आइए बात करते हैं मार्गेथाऊ के यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में। तो इसके अंदर जो पहला सिद्धांत है वो है मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत। तो मार्गेथाऊ के अनुसार मानव स्वभाव में ही राजनीतिक विश्लेषण की जड़ें हैं। जिस प्रकार समाज और राज्य स्वार्थी मनुष्यों का समूह है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की पूर्ति में लगा है, ठीक इसी प्रकार विश्व भी ऐसे ही राज्यों का एक समूह है जो कि अपने हित की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मार्गेथाऊ हमें ह्यूमन के नेचर के बारे में बताना चाहते हैं कि जो ह्यूमन है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है, काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी और काफ़ी ज़्यादा लालची है, और इन्हीं सभी मनुष्य के समूह से एक राष्ट्र बनता है। और अगर हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो ऐसे में जितने भी जो राष्ट्र के जो समूह होते हैं वो अपने हित की पूर्ति में लगे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जितने भी जो राष्ट्र होते हैं उनका जो पहला उद्देश्य होता है वो अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर मार्गेथाऊ के अनुसार, यहाँ पर स्पेलिंग आ रहा है, यहाँ पर मार्गेथाऊ होगा। मार्गेथाऊ के अनुसार प्रत्येक देश का जो परम यानी कि जो पहला उद्देश्य होता है वो राष्ट्र हित की पूर्ति करना होता है, जो कि राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही संभव है। अब यहाँ पर मार्गेथाऊ हमें क्या बताना चाहते हैं कि हर एक राष्ट्र का जो पहला उद्देश्य क्या है, राष्ट्र हित की पूर्ति करना। अब वो कैसे कर सकता है? इसके लिए हर एक राष्ट्र को सत्ता यानी कि शक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए, पावर को हासिल करना चाहिए, और शक्ति के द्वारा ही ये संभव है। शक्ति के द्वारा ही हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनीय होता है। मार्गेथाऊ के अनुसार, यहाँ पर मार्गेथाऊ होगा। मार्गेथाऊ के अनुसार राष्ट्र हित की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। अभी जो राष्ट्र हित है वो समय, परिस्थिति और स्थान, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्र हितों में परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण से जो राष्ट्र हित है वो सदैव परिवर्तनीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किया जा सकता। राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक नियमों के महत्व को मानते हैं, लेकिन उनका यह दृढ़ विश्वास है कि अमूर्त और सर्वमान्य स्वरूप के रूप में उन्हें राज्य के कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। मार्गेथाऊ का मानना है कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। अब यहाँ पर मार्गेथाऊ ये कहना चाहते हैं कि जो मोरल वैल्यूज़ है उनकी इंपॉर्टेंस हमें करनी चाहिए, लेकिन उन्हें हम राज्य के कार्यों पर लागू नहीं कर सकते। और मार्गेथाऊ ने मोरल वैल्यूज़ की बजाय विवेक यानी कि जो बुद्धि है उसे राजनीति का उच्चतम बिंदु स्वीकार किया, यानी कि उसे राजनीति का उच्चतम बिंदु माना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। मार्गेथाऊ लिखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र केवल अपने हित के कार्य में लगे रहते हैं, क्योंकि एक देश केवल अपने हित को ही मानता है। अब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितने भी जो राष्ट्र होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित की पूर्ति में लगे रहते हैं, और इसी की वजह से वो जितने भी जो दूसरे राष्ट्रों के साथ जो रिलेशन बनाते हैं, जो संबंध बनाते हैं, उनमें ये देखते हैं कि उनके राष्ट्र का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उनके राष्ट्र हित की पूर्ति हो रही है कि नहीं। उसी के अकॉर्डिंग वो अन्य राष्ट्रों के साथ अपने रिलेशन बनाते हैं, अपने संबंध बनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। अब ये स्वायत्तता का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। तो मार्गेथाऊ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय बनाना चाहते थे, और उनके अनुसार देशों के बीच गतिविधियाँ राष्ट्रीय राजनीति द्वारा ही प्रेरित है। तो आइए बात करते हैं मार्गेथाऊ के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना के बारे में, जिसमें कुछ आलोचक हैं जो कि मार्गेथाऊ के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है पक्षपातपूर्ण। तो मार्गेथाऊ शक्ति पर बल देते हैं, यह पक्षपातपूर्ण है। हमें राष्ट्रहित के अलावा अन्य विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारे संबंध अन्य देशों के साथ बेहतर हो सके। तो यहाँ पर जो आलोचक है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि मार्गेथाऊ सिर्फ और सिर्फ शक्ति पर बल देते हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि हर एक राष्ट्र को पावर के लिए संघर्ष करना चाहिए, यानी कि सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहिए, जो कि अनुचित है, क्योंकि राष्ट्रहित के अलावा अन्य विषयों पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकें। यानी कि पावरफुल होने का तरीका सिर्फ और सिर्फ लड़ाई नहीं है। अगर हम दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं तो भी हम पावरफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक दृष्टिकोण की धुंधली समझ। अब मार्गेथाऊ सभी मनुष्यों को स्वार्थी बताते हैं और सभी राष्ट्रों के अस्तित्व को केवल
शक्ति और राष्ट्रहित तक ही सीमित रखते हैं, यानी कि ये लिमिटेड चीज़ बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं, जो कि अनुचित है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमें वैश्विक दृष्टिकोण की एक धुंधली समझ मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवैज्ञानिक। अब बहुत से आलोचक हैं जो कि मार्गरेखाओं के सिद्धांत को अवैज्ञानिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो मानव स्वभाव में है। अब मानवीय स्वभाव की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं होती, तो इसलिए जो आलोचक हैं वो इसे अवैज्ञानिक मानते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमने आदर्शवादी कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें हमने आदर्शवादी कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ मिस्टेक, कुछ कमियां देखी जिनकी आलोचकों ने आलोचना की। एंड इसके बाद हम देखते हैं हंस जे मार्गरेखाओं एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं जिसका नाम रहता है यथार्थवादी सिद्धांत। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो यथार्थवादी कॉन्सेप्ट रहता है उसके अंदर भी कुछ मिस्टेक्स रहती हैं, कुछ कमियां रहती है जिनकी जो आलोचक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आलोचना करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं केनेथ वोल्टज के नव यथार्थवाद सिद्धांत। अब जो केनेथ वोल्टज है वो एक नए सिद्धांत को लेकर आते हैं जिसका नाम रहता है नव यथार्थवादी सिद्धांत। अब हम इसे नव यथार्थवादी सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली जो केनेथ वोल्टज है उन्होंने मार्गरेखाओं के जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसी में थोड़े से चेंजेस किए, उनकी थोड़ी सी मिस्टेक को बताया एंड उनकी एक पुनर्व्याख्या की जिसे केनेथ वोल्टज ने पेश किया। तो इसीलिए हम इसे नव यथार्थवाद सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो नव यथार्थवाद सिद्धांत केनेथ वोल्टज द्वारा दिया गया था। केनेथ वोल्टज ने इस सिद्धांत की व्याख्या 1979 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में की थी। नव यथार्थवाद सिद्धांत। नव यथार्थवाद यथार्थवाद का ही एक दूसरा रूप है। विश्व राजनीति में यथार्थवाद की पुनर्स्थापना है, यानी हम कह सकते हैं यह मार्गरेखाओं के जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसकी पुनर्व्याख्या है जिसको केनेथ वोल्टज द्वारा पेश किया गया था। अन्य शब्दों में हम इसे यथार्थवाद का एक अन्य रूप कह सकते हैं जिसे केनेथ वोल्टज ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पेश किया था। अब अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे हम रचनात्मक यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नव यथार्थवाद सिद्धांत है ये 1980 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो आइए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा हम यथार्थवादी और जो नव यथार्थवादी सिद्धांत है उनके बीच थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। तो अगर हम यथार्थवादी सिद्धांत की बात करें तो यथार्थवादी सिद्धांत को मार्गरेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था और नव यथार्थवादी सिद्धांत को केनेथ वोल्टज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यथार्थवाद के अनुसार हर व्यक्ति शक्ति बढ़ाना चाहता है और इसी को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हर एक राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। अब इस पर केनेथ वोल्टज क्या कहते हैं? केनेथ वोल्टज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संसार की संरचना ही कुछ ऐसी है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आज के दौर में अधिकतर जो देश हैं वो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, नए नए हथियार खरीद रहे हैं और अपनी जो रक्षा बजट है उस पर बढ़ावा कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम यथार्थवादी की बात करें तो यथार्थवाद मानव की प्रकृति पर आधारित होते हैं, यानी यथार्थवाद मानव के स्वभाव के अध्ययन पर जोर देते हैं। वही अगर मैं नव यथार्थवाद की बात करूं तो नव यथार्थवाद मानव की प्रकृति पर आधारित नहीं होते बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित होते हैं। यानी नव यथार्थवाद मानव के स्वभाव के अध्ययन के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन पर अधिक जोर देते हैं। अब अगर मैं यथार्थवादी की बात करूं तो मार्गरेखाओं का यथार्थवाद सिद्धांत मानव के स्वभाव को दोषी मानता है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर मार्गरेखाओं नहीं आएगा, यहाँ पर केनेथ वोल्टज आएगा। ठीक है, केनेथ वोल्टज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दोषी मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नव यथार्थवाद की बात करूं तो यह यथार्थवाद के मूल सिद्धांत को स्वीकारता है कि शक्ति के संदर्भ में परिभाषित राष्ट्रहित का सर्वोच्च स्थान है। यानी कि जो नव यथार्थवाद है वो भी ये मानते हैं कि हर एक राष्ट्र को शक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। नव यथार्थवाद में भी शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु माना गया है। नव यथार्थवाद को पुरातन यथार्थवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण कहा जाता है। नवीन और परिवर्तनीय परिस्थिति में यह पुरातन यथार्थवाद की सेवा करता है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का प्रश्न है तो जो पुरातन यथार्थवाद है और नव यथार्थवाद है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है। पुरातन यथार्थवाद मानव स्वभाव के स्वार्थी और लोभी प्रवृत्ति को जिम्मेदार मानता है, वहीं दूसरी तरफ नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दोषी मानता है। इस प्रकार नव यथार्थवाद नवीन रूप में पुरातन यथार्थवाद को ही जोर देकर बनाया गया है। नव यथार्थवाद को इस नाम से हम इसीलिए संबोधित करते हैं क्योंकि इसने यथार्थवाद को अपनाकर उसे परिष्कृत कर दिया। तो अगर आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।